नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जिसमें आज आप सब देखने वाले हैं एमए फर्स्ट सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर सेकंड है। तो पेपर सेकंड आप सबको पता है, थ्योरी के बारे में पढ़ना है, जो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरी है। ठीक, तो ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरी जो है, सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, प्रवृत्तियां हैं, इनके बारे में पढ़ना है। तो आज हम जो प्रश्न देखने वाले हैं, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, उसमें भी कई ऐसे प्रश्न हैं जो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। उन प्रश्नों को आप सब अवश्य देखें। ठीक, तो कह सकते हैं 5 नंबर पक्के। जी हाँ, यहाँ से आपके 5 नंबर तो बनने ही हैं, क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आप पेपर में देखेंगे सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का प्रश्न। इससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं वो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और आप सब तो लाइक करते नहीं हो, इसलिए हम बोलेंगे भी नहीं कि लाइक करो। ठीक, इच्छा हो तो लाइक कर सकते हो। ओके, तो प्रश्न आज आप सब देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन आप सबका दिख रहा है। तो पहला प्रश्न आता है, स्किनर के अधिगम सिद्धांत को और किन नामों से जानते हैं। तो जो स्किनर जी हैं, इनके अधिगम के सिद्धांत जो हैं, लर्निंग थ्योरीज है। अधिगम को क्या बोलते हैं? लर्निंग बोलते हैं। ठीक, इंग्लिश में उसको लर्निंग थ्योरीज को किन किन नामों से जाना जाता है। तो स्किनर ने, सबसे पहले आपको बता दें कि जो स्किनर महोदय हैं, इन्होंने सबसे पहले अपना जो सिद्धांत बाल विकास में जो इन्होंने अपनी रिसर्च की थी, तो वो एक चूहे के ऊपर किए थे। ठीक, किसके ऊपर किए थे? चूहे के ऊपर। स्किनर ने चूहे के ऊपर किया था, जिनका और इनके सिद्धांत का नाम क्या पड़ा? तो जानते हैं इनके सिद्धांत किन किन नामों से जाने जाते हैं। फर्स्ट है क्रिया प्रसूत से अनुबंधन सिद्धांत। अगर कहीं पूछा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या क्रिया प्रसूत सिद्धांत किसने दिया, तो स्किनर ने। ठीक, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है? तो स्किनर महोदय ने दिया था। नैमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत, ये भी स्किनर महोदय ने। और कार्यात्मक प्रतिबंधता का सिद्धांत, ये भी किसने दिया है? स्किनर महोदय ने। ये याद रखना, प्रश्न कहीं भी बन सकता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के बारे में। आपको विस्तार से लिखना भी पड़ सकता है, लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकता है। ठीक, अति में बता रहे हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन क्या है, जैसे कि क्रियाओं के द्वारा क्रिया के द्वारा किसी ज्ञान को अर्जित करना, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन है। ठीक, तो नेक्स्ट आता है पुनर्बलन क्या है। तो किसी राकेश यादव ने एक कमेंट किया था कि मानव विकास क्या है, एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है। तो बच्चों, एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट वह है जो नई तकनीक, जैसे नई शिक्षा और नई योजनाओं के तहत किस तरह से आप पढ़ रहे हैं, किस तरह से स्वतंत्र रूप से मानव के विकास के बारे में एक गृहिणी, आप होम साइंस पढ़ रहे हैं, एक गृहिणी जानती है, तो उसी के हिसाब से अपने बच्चे के लालन पालन में अपनी जो भूमिका निभाती है। एडवांस न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ रहे हैं ना, तो एडवांस हो गया। ठीक, तो वही इसमें भी बताया गया, एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट, जो नई नई योजनाओं के तहत बच्चे के विकास में उपयोगी होते हैं। ठीक, तो ये तो आपकी नॉर्मल भाषा में मैंने समझाया, जबकि हार्लाक के अनुसार परिभाषा भी आप सभी को मैंने बताया है। आप चैनल पर जा कर के, इससे पहले जो वीडियो मैंने अपलोड किया उसमें भी है, आप रट लेना, याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्बलन का सिद्धांत। जी हाँ, पुनर्बलन सिद्धांत है, ये किसने दिया था? तो आगे हम बताएंगे पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था। ठीक, और जिनको पता है कमेंट करें, आप सबके कमेंट का भी मुझे इंतज़ार रहता है। जैसे राकेश यादव ने मुझे कमेंट किया, मैम एडवांस ह्यूमन डेवलपमेंट होता क्या है। ठीक, आप सब कमेंट करें, आप सभी के प्रश्नों का उत्तर हम देते रहेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है, आप सब देख पा रहे हैं, पुनर्बलन क्या है। तो पुनर्बलन अनुक्रिया का परिणाम है, जिससे भविष्य में अनुक्रिया होने की संभावना बढ़ती है। ठीक, पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पुनर्बलन और ऋणात्मक पुनर्बलन, दूसरा है प्राथमिक पुनर्बलन और गौण पुनर्बलन। ठीक, सेकंड क्वेश्चन आता है, पावलोव के अधिगम सिद्धांत का नाम बताइए। तो जो पावलोव जी हैं, इन्होंने भी ये किस पे, अगर कहीं प्रश्न बनता है, पावलोव ने किस पे अपना जो थ्योरी है किस पे की थी, किस पे इन्होंने अपने, जैसे कि मैंने बताया स्किनर ने चूहे पर किया था
प्रयोग, जबकि पावलोव जी ने किस पे किया था प्रयोग? इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पे प्रयोग किया था बच्चों? कुत्ते पर प्रयोग किया था। जिसमें किस पे प्रयोग किया था? कुत्ते पर। ठीक है, तो इनके बारे में आगे देखते हैं, इनके अधिगम के सिद्धांत। कुत्ते पर प्रयोग, अगर समय तो बहुत कम है क्योंकि पेपर नज़दीक है, फिर भी आप जान लो कि कुत्ते पर प्रयोग कैसे किया था। पावलोव जी ने पहले एक कुत्ता, उसे नियमित टाइम पर उसे भोजन देते थे और उसका माध्यम एक बेल बनाए थे। जैसे ही वो घंटी बजाते वैसे ही कुत्ता भोजन के लिए दौड़ता। एक दिन नहीं दौड़ा, 2 दिन नहीं दौड़ा, तीसरे दिन से उसे उसका अधिगम अर्थात उससे ज्ञान हो गया था, लर्निंग वो सीख गया था कि जैसे ही बेल बजेगी वैसे ही खाना मेरे लिए आएगा, और जैसे ही खाना आएगा उससे पहले बेल बजे, बेल जैसे बजती तो कुत्ते के मुंह से लार टपकना शुरू हो जाता। तो यही था इनका सिद्धांत, किस तरह से जैसे बच्चा भी उसी के अनुकरण उसी तरह से अधिगम को सीखता है। ठीक, लर्निंग सीखता है। इस तरह से इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। ठीक, अगर कहीं बन जाता है प्रश्न तो आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। ठीक, तो इनका जो अधिगम का सिद्धांत का नाम है, पहला है संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, सेकंड है प्रतिबंध अनुक्रिया सिद्धांत, और थर्ड है अनुबंधन अनुक्रिया सिद्धांत। उसके बाद अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। लास्ट तक देखा करें बच्चों, बार बार कहते हैं क्योंकि सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम बहुत विस्तार से पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नैतिक दुविधा किसे कहते हैं? नैतिक दुविधा क्या है? तो क्या नाम था? हंस। हंस, जी हाँ, ये कोहलबर्ग ने एक जो प्रयोग किया था, आगे चल के बताएंगे। इन्होंने एक जो नैतिक दुविधा एक जो हंस जी थे, हंस क्या नाम था, आई होप नाम क्लियर नहीं, ऐसे कुछ है। तो वो, उनकी पत्नी बीमार थी, तो वो एक डॉक्टर के पास जाते थे। हम इस प्रकार से थ्योरी पढ़ा रहे हैं। ठीक, अल्बर्ट बंडूरा की थ्योरी मैंने पढ़ाया है, जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ाया है, इसी तरह हम कोहलबर्ग की थ्योरी पढ़ा दे रहे हैं। इससे पहले स्किनर के बारे में बताया, ठीक, और पावलोव के बारे में बताया। ये सारी थ्योरी आपकी कंप्लीट हो रही है। ठीक, नैतिक दुविधा जो कोहलबर्ग ने, एक महिला, नाम तो नहीं याद आ रहा है, हंस जैसे कुछ नाम था, तो वो उनकी पत्नी बहुत बीमार थी, तो वो दवा लेने गए, तो डॉक्टर ने दवा मना कर दी देने से क्योंकि उनके पास पैसे कम थे। तो वो फिर दवा कहे मेरी पत्नी बीमार है, इसलिए वो दवा चोरी कर लिए। तो उसी पे इन्होंने कहा कि अब आप बताओ चोरी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बच्चों से इन्होंने प्रश्न किया। ठीक, इसी प्रकार एक कहानी सुना करके इन्होंने बच्चों को उसी के माध्यम से इन्होंने अपने सिद्धांत को रखा। ठीक, तो बच्चे ने नैतिक दुविधा, जैसे कि वो समाज देखता है, अपनी नैतिक जो उसकी नैतिकता है उसे देखता है, तो उसके हिसाब से वो जो पेशेंट का पति था वो ऐसा सोचता तो शायद उसकी बीवी ख़त्म हो जाती है ना, दवा समय पर नहीं दे पाता। तो यही है। ठीक, समय बहुत कम है, ज़्यादा पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं, कोहलबर्ग के अनुसार कभी कभी हम सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं को सामना करते हैं उसे ही नैतिक दुविधा कहते हैं। तो वो दुविधा में पड़ जाता है व्यक्ति, जो पेशेंट होता है, जो पेशेंट का पति होता है, महिला का पति, वो दुविधा में पड़ जाता है कि हम चोरी करें कि ना करें। तो वही उसके सामने जो आती है दुविधा, उसी को कोहलबर्ग ने नैतिक दुविधा का नाम दिया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया था? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, याद रखना। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, प्रतिपादित किया। इन्होंने अपने सिद्धांत में नैतिक विकास का व्यवस्थित अध्ययन किया था। ठीक, बच्चों को बैठाकर इन्होंने हंस की कहानी, हंस ही नाम है शायद, हंस ऐसे कुछ है, इनकी कहानी सुनाई थी कि वो नैतिक दुविधा में किस तरह से वो अपनी पत्नी का इलाज करता और वो जा करके दवा चोरी करके लाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिकता के कितने स्तर हैं? तो नैतिकता के कितने स्तर हैं बच्चों? आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके 6 स्तर हैं। ठीक, कितने स्तर हैं? 6 स्तर हैं। पहला है, ठीक, पहला स्तर है
पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था। अभी तक जो पहली बार जुड़े हैं चैनल से वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं आपके पास मैं कोई भी वीडियो लाइव क्लास लेती हूँ या कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपके पास पहुँच जाती है। ठीक, तो पूर्व रूढ़िगत नैतिकता अवस्था जिसे हम बाहरी सत्ता पर आधारित होता है, व्यक्ति केंद्रित एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन होता है। ठीक, ये आपका क्या होता है? पूर्ण रूढ़िगत नैतिकता अवस्था। सेकंड आता है, इसमें अभी आप सोच रहे होंगे मैम ने तो बताया 6 स्तर, 6 स्तर में क्या है? 1 मिनट। 6 स्तर में 2 इसमें है, ठीक, पूर्ण, और इसमें रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था में आता है अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन, जिसे हम रूढ़िगत अवस्था आती है, रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था आती है जिसे सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन होता है। ठीक, उसके बाद आता है, नेक्स्ट आता है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था, जिसे हम सामाजिक अनुबंधन, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। उसके बाद आइए जानते हैं नैतिक तर्क क्या होता है। बच्चों बहुत इम्पोर्टेंट है, नैतिक तर्क क्या है? प्रश्न बन सकता है नैतिक तर्क क्या है। जो कोहलबर्ग राइटर थे उन्होंने बच्चों के सामने एक तर्क प्रस्तुत किया था। ठीक, जो अभी मैंने बताया, वो अपनी पत्नी, जब पत्नी बीमार थी, दवा लाने गए, नैतिक दुविधा में थे कि दवा लाएं कि न लाएं, चोरी करके लाएं, क्योंकि उनके पास उतना बजट नहीं था। ठीक, तो वहीं पर तर्क करना, तर्क क्या है, नैतिक तर्क क्या है। ठीक, तो कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को नैतिक तर्क कहा जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों, जो सही और गलत का फैसला जो ले रहे थे, जो मैंने अभी राइटर कोहलबर्ग के अनुसार जो कहानी बच्चों को सुनाए थे, जिसमें हंस ने अपनी पत्नी के लिए दवा लाने के लिए सोच रहा था, अपने अंदर मानसिक रूप से वो बहुत चिंतित था, नैतिक दुविधा में था और खुद से तर्क कर रहा था कि हम दवा लाएं कि न लाएं। तो वही आपका होता है नैतिक तर्क। ठीक, नैतिक तर्क क्या है? ठीक, अगर नैतिक कहीं पर नैतिक आता है तो आपका कोहलबर्ग के अनुसार ये सिद्धांत दिया गया था। ठीक, नेक्स्ट आता है स्किनर का सिद्धांत किस पर आधारित है। मैंने पहले ही बताया था कि चूहे पर प्रयोग किया था। ठीक, तो इन्होंने प्रथम एवं द्वितीय प्रयोग किस पर किया था, किस पर किया था। ठीक, तो पहले ही मैंने शुरू में ही स्किनर के बारे में बता दिया है, फिलहाल तब भी देख लेते हैं। प्रश्न के अनुसार स्किनर का सिद्धांत उद्दीपन अनुक्रिया, मैंने बताया ना किस किस नाम से जाना जाता है स्किनर के सिद्धांत को? उद्दीपन अनुक्रिया, प्रसूत अनुक्रिया का अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक, कई नामों से जाना जाता है, इन सभी नामों को याद रखना। वह संबंधवाद पर आधारित स्किनर के प्रथम प्रयोग जिसे चूहे पर और द्वितीय प्रयोग कबूतर पर किया गया था। मैंने प्रथम प्रयोग के बारे में बताया था। ठीक, और दूसरा प्रयोग इन्होंने कबूतर पर किया था। सेकंड क्वेश्चन आता है क्लासिकल अनुबंधन क्या है। तो क्लासिकल अनुबंधन जिसे जानते हैं, क्लासिकल अनुबंधन क्या है? तो क्लासिकल अनुबंधन सीखने की एक विधि है जिसमें जैविक दृष्टि से शक्तिशाली उद्दीपक को समान उद्दीपक के साथ युग्मित किया जाता है। क्या किया जाता है? युग्मित किया जाता है। इस युग्म से सीखने में मदद मिलती है। उद्दीपन अनुक्रिया क्या है? ठीक, उद्दीपन अनुक्रिया किसी उद्दीपक को देखकर की गई क्रिया को उद्दीपन अनुक्रिया कहते हैं। जैसे भोजन उद्दीपक को देखकर मुंह में लार आना, ठीक, उद्दीपक अनुक्रिया है। जैसे पावलोव ने कुत्ते पर किया था ना, मैंने पावलोव के सिद्धांत के बारे में आप सबको बताया। तो पावलोव जी ने कुत्ते पर अपना प्रयोग किया था और कुत्ते के मुंह में पानी आता है जैसे ही उद्दीपक वो भोजन को देखता। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पारिस्थितिकी सिद्धांत क्या है। पारिस्थितिकी सिद्धांत सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आप सब मुझे कमेंट करें। अगर आप सब ने वीडियो नहीं देखा है तो आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मैंने पढ़ाया हुआ था ये सिद्धांत बहुत विस्तार से। ठीक, तो देखते हैं, कमेंट करते रहिए। तब तक देखते हैं पारिस्थितिकी सिद्धांत क्या है। पारिस्थितिकी सिद्धांत के
के सिद्धांत ऐसे तथ्य या नियम हैं जो पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने में मदद करते हैं और ये पर्यावरण के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक, पारिस्थितिकी क्या है? तो पारिस्थितिकी पर्यावरण अध्ययन का वह भाग है जिसमें हम जीवों, पौधों और जंतुओं तथा उनके संबंधों या अन्य जीवित या गैर जीवित पर्यावरण पर इस पराधीनता के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पारिस्थितिकीय तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? बच्चों, ये तो आपका साइंस से है। ठीक, फिलहाल आप होम साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस ही पढ़ रहे हैं। तो पारिस्थितिकीय तंत्र जिसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक, इकोसिस्टम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। ठीक, इकोसिस्टम बोलते हैं। तो इकोसिस्टम जो होता है इसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। एक प्राकृतिक तंत्र होता है, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, दूसरा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र होता है। इन्हें पुनः जलीय एवं स्थलीय दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक, प्राकृतिक, कृत्रिम। ठीक, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, व्यक्तित्व की परिभाषा दीजिए। व्यक्तित्व को परिभाषित कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यक्तित्व क्या है? आपकी पर्सनालिटी क्या है? आप तो पर्सनालिटी देखते रहते हो, कहते हो ना बहुत अच्छी मेरी पर्सनालिटी है, बट होता क्या है पर्सनालिटी? ठीक, देखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति की सामाजिक, शारीरिक, मानसिक तथा संवेगात्मक संरचना का योग है जो इच्छाओं, रुचियों, आदर्शों, व्यवहारों और तरीकों, ढंगों, आदतों, स्वभावों तथा लक्षणों के रूप में प्रकट किया जाता है। यही क्या कहलाता है? आपका व्यक्तित्व कहलाता है। ठीक, यहाँ पर व्यक्तित्व की परिभाषा देख लेते हैं कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वुडवर्थ के अनुसार इन्होंने कहा कि व्यक्ति के व्यवहार की एक समग्र विशेषता ही क्या है? व्यक्तित्व है। गिलफोर्ड ने कहा कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है। याद रखना, सभी राइटर का नाम याद कर लेना बच्चों, पेपर में आएगा जरूर व्यक्तित्व पे एक प्रश्न। IMP लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। गिलफोर्ड के अनुसार व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है और वैलेंटाइन के अनुसार व्यक्तित्व जन्मजात एवं अर्जित गुणों का योग है। ठीक, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आप सब मुझे कमेंट में बताइए, मैंने इसके बारे में बताया है। ठीक, तो फिलहाल देख लेते हैं, आगे हम प्रश्न पर चलते हैं। आप सब कमेंट करते रहें, लाइक शेयर अवश्य करें। मनोसामाजिक विकास से आप क्या समझते हैं? मनोसामाजिक विकास यह विकास की सातवीं अवस्था है जो 30 से 65 वर्ष की मानी जाती है। इरिक्सन का मत है कि इस स्थिति में प्राणी में जो जननात्मकता की भावना विकसित होती है, जिसका तात्पर्य है कि व्यक्ति द्वारा अपनी भावी पीढ़ी के कल्याण के बारे में सोचना और उस समाज को उन्नत बनाने का प्रयास करना जिसमें वे लोग रहेंगे। मनोसामाजिक विकास के अंतर्गत मनुष्यों को सामाजिक प्राकृतिक विकास पर सामाजिक संबंधों के महत्वपूर्ण प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। तो बच्चों, पहले हम बता देते हैं, आपसे मैंने पूछा था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? आप सबने तो कमेंट नहीं किया, फिलहाल हम बता देते हैं। तो मनोसामाजिक का सिद्धांत था ये इरिक इरिक्सन ने दिया था। किसने दिया था? इरिक इरिक्सन, ऐसे लिखना। ठीक, इरिक इरिक्सन ने। और इसके बाद मनोसामाजिक का सिद्धांत, यहीं पर मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ठीक, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। ठीक, ये इन्होंने दिया था, इरिक इरिक्सन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत क्या है? कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बालकों के नैतिक विकास पर बल देता है, अर्थात उन्हें यह निर्णय लेने में सहायता करता है कि उनके लिए क्या उचित एवं अनुचित है। यह सिद्धांत सत्य और असत्य के मध्य अंतर को स्पष्ट करने का कार्य करता है। मैंने हेंच के द्वारा जो बताया, हेंच ने अपनी बीमार पत्नी के लिए, दवा के लिए जो रिस्क लिया, ये सब नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है वाइगोत्स्की का सिद्धांत। मैंने वाइगोत्स्की का सिद्धांत भी बताया है आपको, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है ना। तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार सामाजिक अंतःक्रिया की ही बालक की सोच एवं व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती है, जो एक सांस्कृतिक से दूसरे में भिन्न हो सकता है। इनके अनुसार किसी बालक का
संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तित्व से अंतः संबंध पर निर्भर करता है। ठीक, अब यहाँ पर देख लेते हैं ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत की 5 प्रणालियाँ। ठीक, ये लास्ट होगा आपका। ठीक, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना, सारे इम्पोर्टेंट हैं। आई होप आप सब एक वीडियो में सारी थ्योरी कवर कर लिए। जो सांस्कृतिक अधिगम का सिद्धांत था जो अल्बर्ट बंडूरा जी ने दिया था, और मनोसामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत किसने दिया है, अभी मैंने बताया आप सबको, वाइगोत्स्की ने दिया था। ठीक, सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत वाइगोत्स्की ने दिया। ये सारे सिद्धांत आई होप आपने समझा। मैंने कैसे पावलोव जी के बारे में, स्किनर के बारे में, कोहलबर्ग के बारे में, वाइगोत्स्की के बारे में, इरिक्सन के बारे में, इन सभी के बारे में एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया। ठीक, जो थ्योरी आपको बहुत विस्तार से पढ़ना है, मैंने कम ही शब्दों में बहुत कुछ पढ़ाया है। तो आई होप आप सब वीडियो शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग जुड़ेंगे। जो नहीं सब्सक्राइब किए हैं सब्सक्राइब भी करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रेनर के अनुसार ब्रेनर के पारिस्थितिकी सिद्धांत की 5 प्रणालियों के नाम बताइए। इन्होंने जो ब्रेनर जी ने, इन्होंने क्या किया था, पारिस्थितिकी सिद्धांत दिया था। ठीक, इन्होंने 5 प्रणालियाँ बताई जिसको हम माइक्रो सिस्टम कहते हैं। माइक्रो सिस्टम, मेसो सिस्टम, एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम। आई होप ये प्रश्न ना आए आपके पेपर में फिलहाल, तब भी याद रखना। ठीक, माइक्रो सिस्टम, क्रोनो सिस्टम, उसके बाद अवधान प्रक्रिया की विशेषता, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। ठीक, ये अवधान प्रक्रिया अल्बर्ट बंडूरा जी के सिद्धांत में आती है। IMP लगा के याद कर लेना। अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। तत्परता का सिद्धांत, वो तत्परता रहना, उसमें शारीरिक समायोजन होना, चयनात्मक प्रतिक्रिया, विशिष्ट उद्देश्य, अन्वेषण, दोहरी प्रक्रिया, सक्रियता, पेशीय स्ववृत्ति। ठीक, संज्ञानात्मक प्रक्रिया, सीमित विस्तार, संकीर्णता और स्वतंत्र केंद्रीय प्रक्रिया। आई होप आपने बहुत अच्छे से समझा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी।